हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता बाला और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल एस बाला ट्यूटोरियल्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बायोलॉजिकल क्लॉक्स। क्लॉक्स यानी घड़ी। हम सभी जानते हैं घड़ियों के बारे में। कई तरह की घड़ियों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे एनालॉग क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक, टेक्टाइल क्लॉक, ऑडिटरी क्लॉक। तो बहुत सारी घड़ियों के बारे में आप जानते होंगे। इन घड़ियों का काम क्या होता है? समय बताना। ये हमें क्या करती है? जो हमारा टाइम जोन है उसके साथ हमें सिंक्रोनाइज होने में मदद करती है। इन घड़ियों की वजह से क्या होता है, हम समय पे हमारे हर काम को कर पाते हैं। पर हैव यू एनी आइडिया that there is one clock inside our body? हमारे बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक है जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक करता क्या है? ये हमें हमारी एक्टिविटी को, जो भी हम करते हैं, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, इन सभी को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है विद द रोटेशन ऑफ द प्लैनेट एंड द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। यानी जो ये दिन और रात होते हैं या अदर प्लैनेटरी चेंजेस होते हैं, लाइक सीजन में चेंजेस, टाइड्स का आना, इन सारे जो रिदमिक चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस के साथ हमारे बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। तो आज के इस लेसन में हम यही जानेंगे कि ये बायोलॉजिकल क्लॉक काम कैसे करता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये कितने तरह का होता है। इन सारी बातों को हम बहुत ही अच्छे से और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले मैं चाहूँगी कि जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे लाइक करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, बायोलॉजिकल क्लॉक्स। सो हाल में ही इन ईयर 2017 तीन अमेरिकन साइंटिस्ट जेफरी सी हॉल, माइकल रोसबैश एंड माइकल डब्ल्यू यंग ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खोज की और इस खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। उनका खोज क्या था? तो उन्होंने बायोलॉजिकल क्लॉक के पीछे क्या मैकेनिज्म काम कर रहा है, इस बात को रिवील किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारी बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो एक्सटर्नल क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज करता है। उसके पीछे कौन से जीन्स, कौन से मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन सारी चीज़ों का पता उन्होंने लगाया। तो हमारी बॉडी के अंदर कभी आपने ये नोटिस किया है, ह्यूमन्स हो या अदर नॉन ह्यूमन एनिमल्स, जब सवेरा होता है, डे टाइम होता है, तो जागते हैं, अपने डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, बट जैसे ही अंधेरा होता है क्या होता है, वो सो जाते हैं। इसके अलावा या फिर आपने कभी ये ध्यान दिया है कि हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो एक, उसमें भी समय के अनुसार चेंजेस होते हैं। अगर आप कभी नोटिस करोगे तो इफ़ यू आर हेल्दी देन अर्ली इन द मॉर्निंग, जो आप या फिर दिन के किसी अदर टाइम में जब आप बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करोगे, उसका मेज़रमेंट, और जब आप रात में सोने के बाद के समय का मेज़रमेंट लोगे तो वहाँ पे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर स्लाइटली हाई हो जाता है। यानी जब हम सोते हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमें किसी तरह की बीमारी हो गई है, बट ये हमारे बॉडी का अपना इंटरनल मैकेनिज़्म है और ये जो मैकेनिज़्म है वो हमें रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी, हार्मोन लेवल, हमारे बिहेवियर, इन सभी में एक आपको रिदमिक चेंज देखने को मिलेगा। रिदमिक चेंज कहने का मतलब है एक ऐसा पैटर्न जो कि खुद को
एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है। ओके, तो इस तरह से क्या होता है कि जब हमारे बॉडी के अंदर एक रिदमिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसे कि हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, तो ये सारे चेंजेस क्यों होते हैं, कौन है जो इन सारे चेंजेस को रेगुलेट करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं जानना चाहूँगी, कभी आपने जेट लैग के बारे में सुना है? तो जेट लैग में क्या होता है कि जब हम एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में ट्रैवल करते हैं तो उस टाइम हमारे बॉडी में क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं। ओके, एंड इस चेंजेस की वजह से क्या होता है कि हम थोड़ा थका थका सा, इरिटेबल महसूस करते हैं। इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या होता है? हम जब टाइम जोन को क्रॉस कर रहे होते हैं उस वक्त हमारा जो सर्केडियन रिदम होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ जो सिंक्रोनाइजेशन उसका चल रहा था वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है, और ये डिसबैलेंस जो है वापस से मेंटेन होने में, अलाइनमेंट में आने में कुछ दिनों का समय लेता है, और ये पीरियड जो होता है वो जेट लैग पीरियड कहलाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम जब टाइम जोन क्रॉस कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ये इश्यूज़ आ रहे हैं? पहले इसके बारे में हमें बहुत नहीं पता था। पहले के साइंटिस्ट जो जेट लैग इफ़ेक्ट्स थे उसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या फिर एनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के रूप में ट्रीट करते थे, बट इन 2017 दीज 3 साइंटिस्ट ने हमें बताया कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो मदद करता है हमारे बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ सिंक्रोनाइज करने में। तो सबसे पहला प्रोटीन था जो कि हॉल एंड रोस्टम ने डिस्कवर किया, वो था PER प्रोटीन, जो कि पीरियड जीन से इनकोडेड किया जाता था। ओके, इसके अलावा 2 और जीन्स थे जिसके बारे में पता लगाया यंग ने, वो है टाइमलेस एंड डबल टाइम जीन। तो ये 3 जीन्स ऐसे होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और ऑलमोस्ट ये बॉडी के हर सेल्स में मौजूद होते हैं, जो कि बॉडी के अंदर चलने वाले क्लॉक को सिंक्रोनाइज करने, मेंटेन करने में मदद करते हैं। सो इन शॉर्ट, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लॉक? बायोलॉजिकल क्लॉक इज़ एन ऑर्गेनिजम्स इनेट टाइमिंग डिवाइस। इनेट कहने का मतलब है जो हमारे अंदर हमारे जन्म के समय से मौजूद है, ऐसी टाइमिंग डिवाइस जो हमारे बर्थ से मौजूद है। ये हमें बाद में हमने इसे एडेप्टेशन या किसी अदर प्रोसेस से एक्वायर नहीं किया, बल्कि ये हमारे जब हमने बर्थ लिया तो वो हमें ऑटोमेटिकली हमें मिला। ठीक है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक जिस वजह से काम करता है वो होते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जैसा भी मैंने बताया कि 3 प्रोटीन्स हैं, 3 जीन्स हैं जो कि डिफरेंट 3 प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये 3 प्रोटीन्स जो हैं इन बायोलॉजिकल क्लॉक को सिंक्रोनाइज करने में मदद करते हैं। ओके, सो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है लगभग सारे ही ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं, और इनके कोऑर्डिनेट एक्टिविटी की वजह से ही हमारा बॉडी है जो कि कोऑर्डिनेट या सिंक्रोनाइज वे में काम करता है विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसके बारे में सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया वो थे एरविन बैनन। इन्होंने 1936 में बायोलॉजिकल क्लॉक का एक कॉन्सेप्ट दिया था। सो उन्होंने इसके बारे में कुछ आइडिया दिया कि हमारे बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक है जो कि हमारे बॉडी को मेंटेन करता है, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करता है। बट उन्होंने इसे बहुत डिटेल में ये नहीं बताया कि किस मैकेनिज्म की वजह से ये क्लॉक जो है वो कंट्रोल होता है, या इसके पीछे कौन सा जो कारण है वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो इसके बारे में इन 2017 हमें पता चला। वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें कि हम बायोलॉजिकल रिदम्स को स्टडी करते हैं उसे हम क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं। तो बात होती है कि ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो हैं वो किस तरह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोरिलेट करते होंगे, उन्हें कैसे पता चलता होगा।
तो ये सारा जो काम होता है वो डिपेंड करता है लाइट के ऊपर। जो लाइट है वो एज अ स्टिमुलस काम करता है और हमारे अंदर के जो क्लॉक है उसे सिग्नल भेजता है कि अभी डे टाइम है, अभी उठने का समय है, अभी इस हार्मोन के लेवल को इंक्रीज करने का टाइम है, अभी एनर्जी लेवल बढ़ाने का समय है। तो ये सारा जो स्टिमुलस है वो हमारे आँख के द्वारा, हमारे आइज़ के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट होता है और देन ब्रेन जो है उसके अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है। तो बात आती है कि बायोलॉजिकल क्लॉक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि ये सेल्फ सस्टेनिंग पेसमेकर डिवाइस होता है या सेल्फ सस्टेनिंग पेसमेकर मैकेनिज्म पे काम करता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो एक बार सेट हो गया तो हर बार उसे हर एक एक्टिविटी के लिए स्टिमुलस प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे घड़ी को हम एक बार टाइम पे सेट कर देते हैं, देन वो अपने उस टाइम को अगेन एंड अगेन रिपीट करता है, वो अपने उस रिदम को फॉलो करता है। ठीक उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी जब एक बार हमारा इंटरनल क्लॉक सेट हो जाता है, देन वो अगर स्टिमुलस ना भी मिल रहा हो और या फिर सेम स्टिमुलस है तो वो उसको फॉलो करता है, उस रिदम को फॉलो करते जाता है। इसका एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। सम ऑफ द टाइम क्या होता है, आपने देखा होगा कि ठंड के समय में या फिर कभी कभी बारिश के मौसम में जब बहुत अधिक क्या कह सकते हैं, बहुत अधिक बारिश होती है या फिर कभी ऐसा मौका आपने देखा होगा कि रेनी सीजन्स में स्पेशली कि डे टाइम में ही बिकॉज ऑफ क्लाउड बिल्कुल डार्क हो जाता है। तो इस टेम्प्ररी डार्कनेस की वजह से हमारा बॉडी सिस्टम जो है वो डिसबैलेंस नहीं होता है, वो ऑलरेडी जो उसका मैकेनिज्म चल रहा होता है उसको वो कैरी ऑन करता है। वो तब तक अपने अंदर चेंजेस नहीं लाता जब तक कि उसको न्यू स्टिमुलस लंबे समय के लिए नहीं मिल रहा होता है। अगर थोड़े टाइम के लिए कोई चेंज होता है स्टिमुलस में, देन वो उस स्टिमुलस को इग्नोर करता है और जो ऑलरेडी सेट टाइमिंग है, जो ऑलरेडी सेट रिदम है, उसको फॉलो करता है। ओके, सो बायोलॉजिकल क्लॉक्स जो हैं वो अपने साइकिल को जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो क्यूज़ है उनके एब्सेंस में भी कैरी ऑन कर सकता है। ये हमारे बॉडी में जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। इस वजह से ही जो है क्या होता है, जब कोई न्यू बॉर्न आता है तो शुरू में उसकी टाइमिंग जो होती है, आप देखोगे छोटे बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल जो छोटे होते हैं उनका एकदम 2-3 डेज़ क्या होता है, थोड़ा उनका जो इन्वायरमेंट होता है वो अभी तुरंत मदर के वूम से आते हैं, तो उनका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ है सेटिंग सही से नहीं रहता है, तो वो थोड़ा सा उनका सोने जागने का पैटर्न अलग होता है। बट जैसे ही उनका वो सिंक्रोनाइजेशन स्टैब्लिश हो जाता है, देन उन्हें हमें ये सिखाना नहीं होता है कि अभी सवेरा है सो जाओ, या अभी रात हो गई अभी सवेरा है उठना है, या फिर अभी रात हो गई है सो जाओ। वो ऑटोमेटिकली उनकी जीन्स में वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और वो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करते हैं। ओके, सिमिलरली आप बर्ड्स में देख लो, बर्ड्स में भी उन्हें किसी तरह की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो और खुद ब खुद इन सारी चीज़ों को रेगुलेट कर पाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज biological clocks are entrainable. They can be adjusted to match the local time. तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये एक बार सेट हो जाए तो अपने उस रिदम को फॉलो करते हैं। ओके, बट अगर लंबे टाइम के लिए जो एक्सटर्नल स्टिमुलस थे जो उसे रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनमें अगर लंबे टाइम के लिए चेंजेस आ रहे हैं, यानी उन्हें जो पहले स्टिमुलस मिल रहा था वो लंबे टाइम के लिए वो स्टिमुलस क्या हो गया, चेंज हो रहा है, देन ऐसे केस में क्या होगा, जो हमारा क्लॉक है वो खुद को एंट्रेन करेगा, खुद को लोकल टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। ओके,
पहले वो वेट करते हैं ओके इट इज़ परमानेंट चेंज और नॉट। अगर उन्हें ये अंदाज़ा हो जाता है या फिर वो इस बात को समझ लेते हैं कि ये जो चेंजेस वो परमानेंट है, देन वो क्या करते हैं अगेन अपने क्लॉक को रीसेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकल टाइम जोन। ओके, they maintain their periodicity over a range of physiological temperature। ओके, तो वो अपने फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं उसको मेंटेन रखते हैं फॉर द डिफरेंट बॉडी टेम्परेचर या फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर के ऊपर। जैसे एग्जांपल आप ले लें, कभी हमें फीवर हो जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि उस टाइम हमारे बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। फिजियोलॉजी कहने का मतलब है डिफरेंट इंटरनल जो हमारे चेंजेस चल रहे हैं, जैसे हार्मोनल लेवल में चेंजेस या फिर हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में चेंजेस। ये सारे चेंजेस जो होते हैं वो सडनली नहीं हो जाते कि थोड़ा भी टेम्परेचर फ्लक्चुएट किया और उनमें चेंजेस आ जाएं, ऐसा नहीं होता है। वो काफ़ी टाइम तक जो है एक रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर को वो मेंटेन करना जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। सो ये तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक का प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जो कि बायोलॉजिकल रिदम से रिलेटेड है, और ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इन टर्मिनोलॉजी से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं। सो इसलिए मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहला है साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है, ईच बायोलॉजिकल रिदम इज कंपोज्ड ऑफ अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ इवेंट्स। ओके, तो जितने भी बायोलॉजिकल रिदम्स होते हैं वो एक रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने होते हैं, एंड इन रिपीटिंग यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, साइकिल। नेक्स्ट इज पीरियड। पीरियड क्या है, वो टाइम लेंथ जो कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में लगता है उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। ओके, थर्ड इज एम्पलीट्यूड। So amplitude is the magnitude of change in the activity rate during a cycle. The difference between the peak and trough is the amplitude. Okay. Next is phase. तो किसी भी साइकिल के अंदर एक स्पेसिफिक रिकग्नाइजेबल पार्ट को हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। हमको जब भी बायोलॉजिकल क्लॉक को स्टडी करना होता है तो हम कंप्लीट क्लॉक को स्टडी नहीं करते हैं, बट एक स्पेसिफिक फेज, स्पेसिफिक टाइमिंग को हम कंसीडर कर रहे होते हैं, और उस टाइमिंग को हम क्या कहते हैं, फेज ऑफ द साइकिल कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें क्या है, ये पीक है, जो वो पीक हमें क्या बता रहा है, ये हाइट बता रहा है हमें। ग्राफ के अंदर ये जो कर्व है उसकी हाइट से हमें क्या पता चल रही है, इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, यानी ये कितना टाइम ले सकता है, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज पीरियड। सो एक साइकिल के शुरू होने से लेकर के, या यूँ कह सकते हैं कि एक साइकिल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है और उस वहाँ से लेकर के दूसरा साइकिल जब फिनिश होता है, उन दोनों के बीच का जो समय होता है, यानी कंप्लीट टाइम जो लगता है एक साइकिल को पूरा करने में, उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। ओके, सो थर्ड इज फेज। फेज क्या होता है, किसी स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक रिकग्नाइजेबल पार्ट को, साइकिल के अंदर जो किसी स्पेसिफिक रिकग्नाइजेबल पार्ट की जब हम बात करते हैं तो क्या कहलाता है, फेज कहलाता है। ओके, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इज जिटरबर्ग। जिटरबर्ग को हम सिंक्रोनाइजर कहते हैं। तो ये एक जर्मन टर्म है जिसका मतलब होता है टाइम गिवर। टाइम गिवर या जिटरबर्ग क्या चीज़ है, ये एक इंट्रेनिंग एजेंट है। तो यानी हम अभी बात कर रहे थे कि हमारा जो इंटरनल क्लॉक है वो इंटरनेबल है, वो खुद को एडजस्ट कर सकता है। तो एडजस्ट किसके वजह से करता है, कौन उसे ये बताता है कि यू आर नॉट इन सिंक्रोनाइज्ड विथ एक्सटर्नल टाइमिंग, सो यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ।
कौन उसे ये बताता है कि तुम अभी सही काम नहीं कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर रहे हो, अभी तुम्हें खुद को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो वो सारे एजेंट्स जो उसको हेल्प कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, जिटरबर्ग कहलाते हैं। एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, डे लेंथ हो सकती है। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ऑल टुगेदर क्या कहलाते हैं, जिटरबर्ग। ओके, it is defined as those cyclic environmental cues that can entrain the free running endogenous pacemaker. Okay, so jitterbug can influence the rhythm by affecting both the phase and the frequency. ये जिटरबर्ग्स काम किस तरह से करते हैं, तो ये हमारे इंटरनल रिदम के फेज एंड फ्रिक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं और इसके थ्रू वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो क्लॉक्स हैं उन दोनों को सिंक्रोनाइज करने का काम करते हैं। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल लाइफ साइंस ट्यूटोरियल्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, नाउ हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक, मैंने भी कई सारे एक्सटर्नल क्लॉक के एग्जांपल्स आपको दिए, बट हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत तरह के क्लॉक्स चलते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लेंथ, डिपेंडिंग ऑन द टाइम लेंथ यानी उनका जो ड्यूरेशन है, कितना पीरियड का वो क्लॉक होगा, उसके बेसिस पे हम क्लॉक्स को 6 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है अल्ट्राडियन रिदम, दूसरा है सर्केडियन रिदम, तीसरा है सर्काटाइडल रिदम, चौथा है सेमी लूनर और सर्कासाइजिक रिदम, पांचवा है सर्का लूनर रिदम और छठा है सर्का एनुलर रिदम्स। सो ये अलग अलग टाइम के बेसिस पे अलग अलग नाम दिए गए हैं बायोलॉजिकल क्लॉक्स के। तो इन सारे रिदम्स के बारे में एंड इन सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे सेकंड पार्ट में। इस पार्ट के लिए आज इतना ही। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ ताकि आप आगे जान सकें और भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल क्लॉक। टिल देन, thanks for watching my video, and for more information and query you can join me on the Telegram. My channel is Life Science Tutorials. So guys, thank you and please subscribe my channel as Bala Tutorials today. Thank you. Bye bye.